हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं क्लास 10th के हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 के थर्ड क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया, यानी तीसरे क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। यानी हमको दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365 हो। ठीक है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक सबसे पहले मानते हैं। तो माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो है उनमें से एक यक्ष है तो दूसरा क्या है, यक्ष प्लस एक। एक यक्ष है और दूसरा क्या है, यक्ष प्लस एक। क्रमागत यानी क्रम से आने वाला, और क्रम से आने वाली संख्याएं जो होती हैं अपनी पिछली संख्याओं से एक ज्यादा होती है। यानी अगर एक यक्ष है तो दूसरा यक्ष में एक जोड़ने पर मिलेगा, यानी यक्ष प्लस एक। ठीक है, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग कितना है, 365। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को हमने यक्ष और यक्ष प्लस एक माना। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार क्या बोला है। प्रश्नानुसार जिनके वर्गों का योग 365 है, यानी यक्ष और यक्ष प्लस एक के वर्ग का योग कितना, 365 है। तो फिर ये हो जाएगा यक्ष स्क्वायर प्लस यक्ष प्लस एक का वर्ग बराबर कितना, 365। ये हो गया यक्ष स्क्वायर प्लस, यहाँ a प्लस बी पूरे की घात दो वाली सर्व समीकरण हम लगाएंगे। तो यक्ष स्क्वायर प्लस एक का वर्ग एक होता है और 2ab यानी दो गुणे यक्ष गुणे एक, तो फिर 2x हो जाएगा बराबर 365। यहाँ हमने कौन सी सरल समीकरण लगाई है, a प्लस बी पूरे की घात दो बराबर a की घात दो प्लस b की घात दो और प्लस में कितना, 2ab। ठीक है, अब देखिए यक्ष स्क्वायर और यक्ष स्क्वायर मिलकर कितने यक्ष स्क्वायर हो जाएंगे, 2 यक्ष स्क्वायर। फिर प्लस में कितना, 2 यक्ष प्लस एक, 365 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस 365 हो जाएगा और बराबर में कितना, 0। अब यहाँ पर देखिए 2 यक्ष स्क्वायर प्लस 2 यक्ष और फिर माइनस 365 प्लस एक लिखा हुआ है, तो माइनस 365 प्लस एक विपरीत चिन्ह यानी कि माइनस में 364 बराबर कितना, 0। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और 364 भी एक सम संख्या है जो 2 से कट जाएगी। इसका मतलब इन तीनों पदों में 2 उभयनिष्ठ है, तो हम 2 कॉमन कर लेते हैं। यहाँ यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस, जो भी संख्या कॉमन होती है उससे अंदर वाली जितने पद होते हैं सब में भाग होता है। सब में भाग हुआ, इसमें भाग हुआ तो एक हो गया, यहाँ भाग हुआ, यहाँ भी एक हो गया। फिर 2 से 364 में भाग होगा तो 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी कितना, 4, 182 बराबर कितना, 0। 2 और इस पूरे पद का गुणनफल 0 है। इसका मतलब दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 है तो उसमें से दोनों संख्या या फिर एक संख्या 0 है। दो 0 हो नहीं सकती, इसलिए गुणनफल 0 बराबर होने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा। इसलिए हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 182 बराबर कितना, 0। ये हमारा समीकरण बनकर तैयार हो गया। अब अगर हम इस समीकरण को हल कर लेते हैं तो बड़े आसानी से यक्स का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही यक्स का मान आएगा यहाँ रखेंगे तो पहली संख्या आ जाएगी क्रमागत संख्याओं में से पहली संख्या, और जब 1 उसमें जोड़ देंगे तो दूसरी संख्या भी हमको पता चल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 182 गुणनखंड करेंगे तो 182 और 1 का गुणा हो जाएगा 182, यानी 182 गुणे 1 बराबर 182। यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस, यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस 182। बीच में यहाँ एक लिखा हुआ है, यक्स बराबर 1, इसका मतलब हमको क्या करना है, 182 जो यहाँ आया इसका गुणनखंड कर दीजिए और उसी में से संख्याओं को चुनकर हम इस तरीके से चुनेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 1 आए। ठीक है, तो 2 9 18, 2 1 कम 2, फिर 7 13 7 91, फिर 13 1 कम 13। अब देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 माइनस 13, यानी 14 में से 13 जाएगा, 1 आएगा और 14 और 13 का गुणनफल 182 होगा। इसका मतलब संख्या क्या हमको मिली, 13 और 14। तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ 1 है तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 14 माइनस 13
और फिर इंटू यक्स, फिर माइनस में 182 बराबर कितना 0। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस में 14x माइनस में 13x और माइनस 182 बराबर कितना 0। इसमें देखिए यक्स को उभयनिष्ठ करेंगे तो यक्स प्लस 14 बचेगा, माइनस में 13 को कॉमन करेंगे तो यहाँ यक्स, और फिर ये माइनस इस माइनस को भाग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर 13 का पहाड़ा 182 में जब पढ़ेंगे तो ये कितना आएगा 14 बार जाएगा बराबर 0। x प्लस 14 पूरे में से कॉमन करेंगे तो बचेगा x माइनस 13 बराबर कितना 0। यहाँ देखिए जब x प्लस 14 बराबर 0 है तो उस कंडीशन में x बराबर कितना आएगा माइनस 14, और जब x माइनस 13 बराबर 0 है तो उस कंडीशन में x कितना आएगा, इसको इस तरफ भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 13। यानी x माइनस 14 और x प्लस 13 है। संख्या हमको धनात्मक चाहिए थी, इसलिए ये वाली संख्या हम ले नहीं सकते, यानी x की वैल्यू माइनस 14 नहीं हो सकती, x की वैल्यू क्या होगी 13। इसका मतलब क्रमागत संख्या एक 13 हो जाएगी, दूसरा 13 प्लस 1 यानी 14। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्रमागत संख्याएं जो हैं एक 13 है और दूसरी क्या है 14। ठीक है, एक 13 यक्स के प्लेस पर और 13 धन 1 यानी 14 दूसरी संख्या। तो दोनों क्रमागत संख्याएं क्या होगी, एक 13 हो गया और दूसरी क्या होगी 14 हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट यानी 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। फिर बोला है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, यदि कर्ण जो है वो 13 सेंटीमीटर का हो, 13 सेंटीमीटर का हो, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य दो भुजाएं तो समकोण त्रिभुज में एक कर्ण होती है और दो भुजाएं, एक लंब और एक आधार होता है। तो वही दोनों भुजाएं हमको ज्ञात करनी जो लंब और आधार। तो सवाल क्या है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है वो उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से क्या है 7 सेंटीमीटर कम है। कर्ण जो है वो 13 सेंटीमीटर का हो, तो अन्य दो भुजाएं हमको ज्ञात करनी है। तो अगर हम इसको एक फिगर बनाएं समकोण त्रिभुज इस तरीके से, ये होता है 90, समकोण त्रिभुज में यही होता है। तो देखिए कर्ण जो है वो है 13 सेंटीमीटर, आधार से 7 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई है, यानी अगर हम माना आधार से 7 सेंटीमीटर कम, यानी आधार की लंबाई मानते हैं, माना आधार की लंबाई जो है वो कितनी है x सेंटीमीटर, तब ऊंचाई कितनी हो जाएगी। देखिए ऊंचाई जो होगी वो हो जाएगी आधार से 7 सेंटीमीटर कम, यानी आधार अगर x सेंटीमीटर है तो उससे 7 सेंटीमीटर कम, यानी उसमें से 7 घटा देंगे तो 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, ये आधार हो गया। यानी कर्ण इतना है, लंब आधार जो है वो x है, x सेंटीमीटर, और ऊंचाई यानी कि ये लंब वो है x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से समकोण त्रिभुज बना हमारा, जिसमें कर्ण है 13, लंब x माइनस 7 और आधार x। अभी पाइथागोरस तो हम सबने पढ़ा है, पाइथागोरस
प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग धन कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और धन क्या होता है, आधार का वर्ग। ठीक है, यानी कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण कितना है 13, यानी 13 का वर्ग हो जाएगा बराबर लंब कितना है यक्स माइनस 7, तो ये हो जाएगा यक्स माइनस 7 का वर्ग, फिर प्लस आधार है यक्स, तो ये हो जाएगा यक्स का वर्ग। अभी a माइनस बी का वर्ग, चूंकि a माइनस बी का वर्ग जो होता है, सर समीका आप सबने पढ़ी है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में कितना b स्क्वायर, यही होती है सर समीका। इसके प्लेस पर हो जाएगा यक्स स्क्वायर और b के प्लेस पर 7 है तो 7 का स्क्वायर, यानी कि माइनस में 2 गुणे यक्स और गुणे कितना 7 और फिर प्लस में b स्क्वायर, यानी b यानी दूसरा पद 7 है तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और प्लस कितना यक्स स्क्वायर और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। एक्स स्क्वायर मिलकर कितने एक्स स्क्वायर हो जाएंगे 2 एक्स स्क्वायर, फिर 7 दूनी 14 माइनस में 14 एक्स और प्लस कितना 49 और बराबर 169। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं 2 एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस 49 और जो बराबर है 169, वो ऐसे हो जाएगा। इसको इस तरफ भेज देते हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा, यहां से हटा देते हैं इसको, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और फिर माइनस में 14x और फिर प्लस 49, ये प्लस इस तरफ आएगा तो माइनस में 169 हो जाएगा बराबर 0। अभी 9 में से 9 जाएगा तो 0, क्योंकि विपरीत चिन्ह तो अंतर होगा, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 120, वो भी माइनस में क्योंकि ये बड़ा दिख रहा है, फिर माइनस में 14x और यहाँ पर 2x स्क्वायर बराबर कितना 0। देखिए 2x स्क्वायर फिर 2 सत्ते 14, इसमें भी 2 है, इसका गुणनफल 2 गुणे 7 होता है और इसमें भी 2 छक 12 2 है, इसका मतलब 2 उभयनिष्ठ है, तो 2 को हम उभयनिष्ठ करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 छक 12 60 बराबर 0। फिर से इन दोनों का गुणनफल 0 है, इसलिए क्या हो जाएगा x स्क्वायर, इसलिए x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर कितना 0। तो इस तरीके से इक्वेशन बनकर तैयार है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो x का मान आ जाएगा, तो 60 एक कम होता है 60 और 12 पंजे 60, 12 5 17 है ना, तो फिर ये डायरेक्ट निकल गया, आपको गुणनखंड करने की ऐसे ही डायरेक्ट निकल गया, उस तरीके से गुणनखंड करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 7 को 12 5 17 नहीं 12 5 17 नहीं 12 और 5 7 5 12, हाँ ठीक है, तो हो जाएगा माइनस 12x और प्लस में यहाँ पर कितना होगा 5x, तभी तो विपरीत चिन्ह रहेगा तभी तो अंतर निकलेगा, तो माइनस 12 प्लस 7 माइनस में 7 हो जाएगा, सबको पता है, और फिर माइनस में कितना 60 बराबर 0। यहाँ देखिए x कॉमन करेंगे तो x माइनस 12 बचेगा और इसमें प्लस में 5 कॉमन करेंगे तो x, और जब 60 को 5 से भाग करेंगे तो माइनस 12 बराबर कितना 0, x माइनस 12 पूरे में से कॉमन करेंगे तो बचेगा x प्लस 5 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, जब x माइनस 12 बराबर 0 है तो उस कंडीशन में x कितना आएगा 12, और जब x प्लस 5 बराबर 0 है तो इस कंडीशन में x कितना आएगा माइनस 5। अब आप देख सकते हैं x 12 और x माइनस 5, ठीक है। त्रिभुज की भुजाएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, यानी लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, ये सब दूरियां है ना, तो दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए ये मान हम ले नहीं सकते, यानी x जो माइनस 5 है ये ले नहीं सकते, तो इसको हम एक हिंदी में लिखते हैं अग्राह्य, क्या लिखते हैं अग्राह्य। अग्राह्य का मतलब जो ग्रहण करने के योग्य ना हो, जिसे लिया ना जा सके, तो फिर x बराबर कितना आ गया 12। अब x बराबर 12 आ गया तो हमको क्या निकालना है अन्य भुजाएं, इसका मतलब ऊंचाई और आधार, तो आधार कितना आ गया, आधार की लंबाई x बराबर 12 x है यानी 12 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई जो है वो कितनी आ गई 12 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 5 सेंटीमीटर, तो एक 12 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने अन्य दो भुजाएं निकाल दी समकोण त्रिभुज का, जिसमें कर्ण हमको 13 सेंटीमीटर दिया ही गया था, आधार हमने निकाला 12 सेंटीमीटर और लंब 12 में से 7 जाएगा तो कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से
12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। वेरी गुड। अब चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में एक कुटीर उद्योग एक दिन में एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण लागत जो है वो रुपयों में है, रुपयों में। उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी, दुगने से 3 अधिक थी। फिर बोला यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत जो है वो 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बड़ा है पर सॉल्यूशन बहुत आसान होगा। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, एक कुटीर उद्योग है जो एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो है वो रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 क्या है, अधिक थी। फिर बोला यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। यही हमसे पूछा है, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। नग मतलब संख्या होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से दुगने से 3 अधिक। यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, नग यानी बर्तनों की संख्या, यानी बर्तनों की संख्या और ज्ञात करते हैं। ठीक, मतलब मानते हैं। तो माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या हम मानते हैं कितना है, यक्स। यानी एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है, यक्स है। तब यहाँ क्या बोला है,
उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, यानी उस दिन यानी एक दिन में जितने निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या उसके दुगने से 3 अधिक थी निर्माण लागत, तब कुल निर्माण लागत यानी जो बर्तन यहाँ पर बने हैं उनकी निर्माण लागत यानी कुल निर्माण लागत जो है रुपयों में वो कितनी होगी, संख्या के दुगने, यानी संख्या के दुगने तो 2x, उससे 3 अधिक यानी +3 और इतने रुपए। ठीक है, यानी कुल निर्माण लागत जो है उस दिन बने बर्तन यानी एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या हमने यक्स मानी है, और कुल निर्माण लागत यहाँ क्या बोला है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक, यानी जितना उस दिन बना, यानी एक दिन में उस दिन यानी एक दिन उस दिन जितना बना यक्स बना, तो उसके दुगने से 3 अधिक उसकी लागत, यानी यक्स के दुगने से 3 अधिक उसकी लागत। और ये प्रत्येक क्या बोला है, ये प्रत्येक बर्तन की कीमत है, यही तो बोला ना कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत। तो यहाँ पर कुल निर्माण लागत नहीं बल्कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत हमको, प्रत्येक नग की निर्माण लागत। ठीक है, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत, नग मतलब संख्या होती है बर्तनों की संख्या, जैसे 1 2 3 इस तरीके से, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत इतनी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ बोला है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, यानी प्रश्नानुसार कुल निर्माण लागत जो है वो कितनी होगी, 90 रुपए दिया है ना, और कुल निर्माण लागत कितनी होगी, जितना उस दिन बने और एक की संख्या, एक जितने का बना, यानी जो बर्तनों की कुल संख्या, बर्तन कितना बने यक्स बने, और एक बर्तन 2x + 3 रुपए का, तो कुल कितना लागत आएगा, यक्स जितने बर्तन बने सब में सबकी कीमत को जोड़ दीजिए, इसका मतलब यक्स बर्तन थे और एक की कीमत जो है वो कितना है 2x + 3, यानी एक की निर्माण लागत जो है वो 2x + 3 है। निर्माण लागत का मतलब बनाने में जो खर्चा होता है, तो 2x + 3 एक के लिए है, और ऐसे बने यक्स, 2 बनते तो इसका दुगना, 3 बनते 3 गुना, तो यक्स बन रहा तो यक्स गुना, तब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, निर्माण लागत यक्स गुणे 2x + कितना 3 बराबर कितना 90। अभी गुणा कर दीजिए तो 2x और x का गुणा हो जाएगा 2x² + 3x, और 90 को इस तरफ भेजेंगे तो -90 और बराबर कितना 0। समीकरण बनकर तैयार है। 90 दूनी कितना होता है 180, इसका गुणनखंडन कर लेते हैं 2 90 2 45, फिर 3 15 × 45, फिर 3 5 15 और 5 × 5, हमको बीच में कितना चाहिए 3, तो 2 दूनी 4 × 12 5 × 15, 15 में से 12 जाएगा 3 आ जाएगा, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं 2x² + 15x - 12x और माइनस कितना 90 बराबर 0। ठीक है, पंद्रह में से 12 जाएगा 3 आएगा, और 15 और 12 का गुणनफल जो होगा वो 90 और 2 के गुणनफल के बराबर है। अभी यहाँ देखिए 2x² + 15x, तो गुणांकों में तो कुछ नहीं कॉमन है, केवल x कॉमन है, तो x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ से 2x और प्लस कितना 15, यहाँ देखिए -12 और 90, तो 6 दूनी 12, 6 का 6 3 9 6 25 30, यानी 6 कॉमन कर लीजिए -6, तो यहाँ से क्या बचेगा 2x, हमको ये जितना इसमें है उतना दूसरे में भी चाहिए, इसलिए 6 हमने कॉमन किया तभी तो 2 आएगा, यानी 6 जब हमने कॉमन किया तो फिर यहाँ जब भाग देंगे तो 6 दूनी 12, फिर ये माइनस जब भाग करेगा -90 में तो ये प्लस हो जाएगा, और 15 छक्के कितना होता है 90 बराबर 0। 2x + 15 2x + 15 दोनों जगह है, कॉमन कर लीजिए तो आ जाएगा x - 6 बराबर कितना 0। ठीक है, अब जब 2x + 15 को 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान 2x का मान -15 हो जाएगा, और जब x का मान निकालेंगे तो -15 बटे कितना 2। ऐसे ही जब x - 6 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 6, इस तरफ ले जाने पर। अब देखिए -15 बटे 2, तो लागत यहाँ क्या बोला है, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x है, तो बर्तनों की संख्या ऐसा थोड़ी ना कि -1 -2 -15 बटे 2 ऐसी बर्तन थोड़ी ना बनेंगे, बर्तन 1 2 3 4 5 ऐसे बनते हैं, तो ये अग्राह्य है, ये वाला क्या हो गया अग्राह्य। अग्राह्य का मतलब जिसे हम ग्रहण नहीं कर सकते यानी ले नहीं सकते, तो ये अग्राह्य है। दूसरा x बराबर 6 है, यानी बर्तन की संख्या कितनी है 6, यानी एक दिन में कितने बर्तन बनते हैं 6, तो आंसर हम क्या लिखेंगे, तो निर्मित बर्तनों की संख्या जो है निर्मित
बर्तनों की संख्या जो है वो कितनी है, 6। कितनी है, 6। तथा फिर बोला है कि प्रत्येक नग की लागत, तो हम लिखेंगे प्रत्येक नग, नग मतलब संख्या, प्रत्येक नग की लागत, तो प्रत्येक नग की लागत क्या होगी, रुपए 2 गुणे 6 यानी 2x, तो 2 गुणे 6 प्लस 3, 2 छक 12 प्लस 3 बराबर कितना, 15। यानी प्रत्येक नग की कीमत कितनी, 15 रुपये, यानी एक बर्तन की कीमत कितनी होगी, 15 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 4.2 के 6 क्वेश्चन यानी 1 से लेकर 6 क्वेश्चंस को हमने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। मुझे उम्मीद है आपको सॉल्यूशंस भी समझ में आए होंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।